आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु के स्पेशल एडिशन में, जहां पर आज हम ढेर सारी बातें करने जा रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। अब हम नए साल यानी 2022 में आ चुके हैं, तो कैसा रहने वाला है ये साल प्रॉपर्टी मार्केट के लिए और आगे क्या उम्मीदें इससे लगाई जा सकती हैं और आपके लिए यानी घर खरीदारों के लिए इसमें क्या कुछ है और पूरी इंडस्ट्री इसको कैसे देख रही है, सारी बातें आज हम करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान आज मौजूद हैं। प्रदीप अग्रवाल साहब, चेयरमैन और फाउंडर सिग्नेचर ग्लोबल, और साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ श्री गोपाल काबरा, मैनेजिंग डायरेक्टर RR ग्लोबल। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो दो ऐसे चेहरे जिन्हें आप भली भांति पहचानते हैं और अक्सर हमसे बातचीत होती रहती है यहाँ पर प्रॉपर्टी गुरु के ऊपर। तो चलिए आज की बातचीत की भी शुरुआत हम करते हैं। तो प्रदीप जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं। 2021 रियल एस्टेट के लिए एक बेहतरीन साल रहा, जो हमने काफी बढ़िया रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे। अच्छी बिक्री आई, चौतरफा बिक्री रही, चाहे दक्षिण भारत की बात हो, उत्तर भारत की बात हो, यानी सारे मार्केट्स जितने भी इंडिया में थे उन्होंने बेहतर किया। लेकिन अब जब हम 2022 में आ चुके हैं, क्या ये मोमेंटम आपको लगता है कि 2022 में भी जारी रहेगा? जिस तरह से लोगों ने आगे बढ़कर रुचि दिखाई, घर खरीदे, क्या वही चीज हमें 2022 में भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल विपिन, 2021 में जो मोमेंटम आपको दिखाई दिया था, मुझे लगता है वो मोमेंटम 2022 नहीं, उससे भी ज्यादा आगे तक चलने वाला है। इसका बहुत बेसिक रीजन है कि जो हाउसिंग फॉर ऑल का जो एजेंडा गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है, मुझे लगता है कि उसने एक कॉन्फिडेंस लोगों को दिलाया है। खास करके जो इस दौरान की आप अगर जितनी भी डेवलपमेंट देखें या जितने भी सिचुएशंस देखें, चाहे रेरा का आना, GST, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं जिसके अंदर लोगों में एक फेथ आया है कि आज अगर हम कोई घर लेते हैं तो उसकी हमें डिलीवरी मिलेगी। यही एक रीजन रहा कि 2021 में जो डिमांड का लेवल था वो बहुत ज्यादा था। दूसरा, ये जो डिमांड का लेवल है ये 2022 में नहीं, मुझे लगता है अगले आने वाले 3 से 4 सालों तक ये डिमांड आपको एज इट इज नजर आएगी। और बहुत बेसिक रीजन उसके और भी इन्वॉल्व होते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं, लाइक होम लोन है, वो अपने 10 साल के लो पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। एक दूसरा अगर मैथमेटिक्स लगाएं तो आज जो होम लोन का रेट है वो 6.4 और 5 के नियर अबाउट चल रहा है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बोरोइंग रेट है वो भी 6.45 के नियर अबाउट चल रहा है। तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉमन मैन, दे आर इक्वली साउंड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथन दिखाता है पूरी इकोनॉमी के अंदर। और आज जब रियल एस्टेट चलता है तो मुझे लगता है पूरा का पूरा इकोसिस्टम वहां पर एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। तो जैसा आपने पूछा कि ये 2022 है, मुझे लगता है 2022 भी 2021 से कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बेहतर करने वाला है। काबरा जी, आपकी भी यही राय है जो प्रदीप जी की है, या इसमें कुछ अलग राय रखते हैं आप? बिल्कुल, एक्चुअली आप ये देखिए कि वास्तव में देखा जाए तो 2021 जो है वो रियल एस्टेट के लिए एक नया फाउंडेशन खड़ा हुआ है। और लोगों में जो विश्वास, लोगों में घर की आवश्यकता, लॉकडाउन जो है, ये कोरोना महामारी जो है, सबसे अगर किसी के लिए अच्छी रही तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी रही। लोगों ने घर में बैठकर समझा कि घर का महत्व क्या है। और ये जो वापस थर्ड वेव जैसा जो चल रहा है, इससे वापस डिमांड और आएगी। हो सकता है 1-1.5 महीने के लिए थोड़ा, क्योंकि मिलना जुलना, कहीं लॉकडाउन जैसा ये रोकबंदी हो जाती है। लेकिन वास्तव में जो सारी की सारी जो सरकार भी जिस बुनियाद पे चल रही है, जो अपने प्रधानमंत्री की इच्छा है कि 2030 में भारत की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन हो जाए, और जो हम देख रहे हैं, तो पूरा का पूरा फोकस मेरे को लगता है सरकार का एक रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट, ये दोनों पे रहने वाला है। क्योंकि ये दो ही सेक्टर ऐसे हैं जो इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। चलिए, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट मानते हैं कि 2022 भी ऐसा ही रहेगा और डिमांड आती रहेगी और आगे चलते हुए भी इसी तरह की चीजें होती हुई दिखाई देगी। प्रदीप साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि 3-4 फैक्टर हैं अहम, और उसमें शायद सबसे अहम फैक्टर था वो है कम ब्याज दरें। एक तरफ महंगाई का खतरा है जो कि ग्लोबल है और भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। कुछ चीजों में हम वो महंगाई देखते भी हैं, RBI की उस पर नजर भी है, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। दोनों ही चीजों को देख के RBI चलता है।
आपको क्या लगता है आने वाले समय में नंबर एक ब्याज दरों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नजर आएगी? और अगर मान लीजिए ये बढ़ोतरी होती भी है तो क्या बैंक, जिन्होंने इस समय तो ऑलमोस्ट होल्ड लगा रखी है कि सबसे सस्ता होम लोन कौन देगा, वो अपने बाकी पोर्टफोलियो शायद महंगे कर दे, लेकिन क्या होम लोन को महंगा करेंगे? देखिए, अगर आप होम लोन की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें एक वॉर शुरू हो चुकी है कि हर बैंक अपने रेट को डाउन करना चाहता है। इसका बहुत बेसिक रीजन है कि जो लिक्विडिटी है वो एप्रोप्रिएट है, सिस्टम पूरी तरह लिक्विड है। इवन महंगाई एक चिंता का विषय जरूर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप महंगाई की बात करते हैं तो जो स्पेंडिंग है लोगों की वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस पर भी एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर आप होम लोन की बात करें या होम्स के ऊपर होने वाले और जो जितने एक्सपेंस हैं उनकी बात करें, मुझे लगता है कि जो बैंक्स हैं वो इनफ मनी के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। तो आने वाले वक्त में आपको अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज भी मिलेगा तो मुझे लगता है बहुत माइनर होगा या शायद ना के बराबर। चलिए, तो जो मेन इंग्रेडिएंट है, यहां से लोगों को हिम्मत मिलती है कि चलिए हम जाके मकान खरीदते हैं, उसमें बहुत बड़ा, क्योंकि एंड यूजर मार्केट है इस बार पूरी तरीके से, तो उसमें होम लोन एक बड़ा रोल प्ले करता है। और वो प्रदीप जी का मानना है कि अभी वहां पर जिस तरह की दरें देखने को मिल रही है बहुत जल्दी बदलने वाली नहीं है, वो फायदा लोगों को मिलता रहेगा। गोपाल जी, दूसरा एक सिनारियो ये रहा कि जो ऐसा लगा पहले तो कोविड आते वक्त कि भाई लोगों के बहुत ज्यादा धंधे खराब होंगे, नौकरियां जाएंगी, लेकिन वो हुआ भी, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छी नौकरियां भी मिली, बढ़िया प्रमोशंस भी हुए। तो आपको लगता है कि वो चीज अभी भी जारी रहने वाली है 2022 में, और वही लोग आके फिर उनको जिनको थोड़ा बहुत एक सपोर्ट मिलता है अपने इकोसिस्टम से, वो घर खरीदने का भी सोचते हैं? देखिए, इसमें अगर पूरा देखा जाए ना तो 10 से 15% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम हो सकता है कम हुई है, जैसे छोटे दुकानदार है या छोटे बिजनेस वाले, लेकिन 85% लोगों की इनकम बढ़ी है। सैलरी भी, जो जितने भी अच्छे कॉर्पोरेट उन्होंने कोई सैलरी कट नहीं की। लास्ट ईयर सबने इंक्रीमेंट दिया, अभी अप्रैल में और जनवरी में वापस सबके इंक्रीमेंट शुरू हो जाएंगे तो वापस इंक्रीमेंट होगी। लेकिन बहुत सारे जो नए सेक्टर खुले हैं, जैसे आप स्टार्टअप में देखेंगे तो सैलरी आप जंप करते हैं तो सीधा डबल मिलती है आपको, 50% 60% तो आप मिलता ही मिलता है। तो जो स्टार्टअप के भी जो लोग हैं वो भी एक संख्या में कोई छोटे नहीं रहे। वैसे भी देखेंगे तो हमारे फ्लैट कितने बिकते हैं, साल के 3 लाख 4 लाख फ्लैट बिकते हैं। तो ये 10-15 हजार जो नई कैटेगरी क्रिएट हुई है जो स्टार्टअप के माध्यम से। और दूसरा, जिस प्रकार से लोगों ने शेयर बाजार में पैसा कमाया, आज जब शेयर बाजार चलता है उसके बाद रियल एस्टेट चलता है, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम देखते थे। लेकिन इस बार जो पहली बार जो ऐसा हुआ है कि 2021, अगर पिछले 10-15 साल का भी इतिहास देखते हैं रियल एस्टेट का, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 2021 में आप ये बोल सकते हैं कि लगभग 90% से अधिक एक्चुअल यूजर ने मकान लिया है। तो अब जब एक्चुअल यूजर मकान लेता है तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि मार्केट में एक शॉर्टेज आ जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर का माल होता है तो मार्केट में वापस आता है भी है। और अगर इन्वेस्टर कुछ होंगे भी तो मेरे को लगता है कि जो भी होंगे थोड़े बहुत वो सब लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। तो चूंकि ये शेयर बाजार का भी एडवांटेज के कारण से लिक्विडिटी मार्केट में काफी बड़ी है। और वापस मेरे को जिस ढंग से हमारी कंपनी हम देखते हैं तो हमारा इंक्रीमेंट साइकिल एक हो चुका है, हमने बीच में इंक्रीमेंट दिया है और वापस अप्रैल में फिर इंक्रीमेंट दे रहे हैं। और इनफैक्ट तो ये महीने में कुछ एक्स्ट्रा बोनस देने का भी सोच रहे हैं। जी, क्या बात है, क्या आपके पार्ट टाइम जॉब लोग कर सकते हैं? अगर इतने सारे इंक्रीमेंट और बोनसेस मिल रहे हैं तो क्या बात है। चलिए, बढ़िया है ये। तो कुल मिला के जो अर्निंग सिनेरियो है वो अच्छा है और वही प्रेरित करता है लोगों को कि वो घर खरीदे, कि उनके पास थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो। और क्योंकि कोविड में इतने ज्यादा खर्चे होते नहीं हैं, फिर वही स्थिति हम देखते हुए बन रहे हैं, जब आपको बाहर नहीं जाना है, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ खर्च नहीं करना है, तो वो बचत फिर घर खरीदने के काम आती है। प्रदीप जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे हम थोड़ा आपकी इंडस्ट्री को भी इसमें शामिल करते हैं। एक जो बात हमने लगातार सुनी पिछले कुछ दिनों में, और उसमें एक हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटीज का हमने देखा सप्लाई चेन ऊपर नीचे हुआ तो दाम आगे पीछे हुए। हम देख रहे हैं कार कंपनियों ने भी दाम बढ़ाए। डेवलपर फेटर्निटी भी ये लगातार कह रही है पिछले कुछ महीनों से कि जो कॉस्ट है वो आपकी काफी बढ़ रही है धीरे धीरे, और एक समय के बाद शायद उसे होल्ड करना मुश्किल होगा। तो क्या आगे चलते हुए इतना शानदार जो मोमेंटम है वो कॉस्ट बढ़ा के कुछ एक ऐसा संदेश जाएगा खरीदारों के पास कि घर महंगे हो रहे हैं तो वो थोड़ा फिर दुविधा में पड़े, या फिलहाल आप लोग जो मोमेंटम है उसको जारी रहने देंगे, कॉस्ट का प्रेशर जहां तक होगा खुद ही बियर करेंगे? कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को? आपने जो कहा ये बिल्कुल ठीक एनालिसिस है आपका, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस काफी इंक्रीज हो रहे हैं
तो ऐसे में तो क्या था कि जो ऑलरेडी इन्वेंट्री थी या जो ऑलरेडी लैंड्स थे उनके ऊपर आपने घर को प्लान किया और लोगों को डिलीवर किया, और आने वाले टाइम में ये जो कमोडिटी का जो इफेक्ट है ये कंज्यूमर के ऊपर कहीं ना कहीं पास ऑन करना पड़ेगा। लेकिन एक आप दूसरे एस्पेक्ट से भी अगर इसे देखें तो पिछले 5 से 6 साल में जो रियल एस्टेट के जो प्राइस हैं वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बढ़ना तो दूर है, कुछ ना कुछ घटे थे। आप किसी भी सेगमेंट की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, अगर वो इंडस्ट्री 5 से 6 साल एक रेट के ऊपर रह जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें एक प्राइस का बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट भी कहीं ना कहीं इस बात का इस वक्त एडवांटेज ले रहा है कि आज जो लोग 2021-22 में अपने घर का प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों के पास वैसे ही इंसेंटिव आ चुका है कि उनको जो 2015-16 में जो रेट होते थे, आज 2021-22 5 से 6 साल निकलने के बाद भी सेम रेट के ऊपर घर मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन केस कोई भी ऐसा पास ऑन होता भी है तो आज जो एक्चुअल यूजर हैं उसको कहीं ना कहीं बियर कर सकते हैं। दूसरा, आप दूसरी एसेट क्लास की बात करें, जैसा अभी काबरा जी ने भी बताया कि शेयर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है। दूसरी अगर बुलियंस की बात करें तो वो भी वहां पे भी कोई आपको मोमेंटम बहुत बड़ा नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कोई भी एसेट क्लास जहां पर एक इन्वेस्टर या जिनके पास आइडियल पैसा है वो लगा सके, वो ऐसी कोई मार्केट नजर ही नहीं आती। मुझे लगता है रियल एस्टेट जो सबसे आइडियल सिचुएशन है वो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट आज की डेट में इन्वेस्टर्स का बना हुआ है। चाहे आज आपके बैंक में अगर आप एफडी रेट भी देखें तो वो भी लोअर पे। तो ऐसे में मुझे लगता है क्योंकि एक इंडियन मेंटेलिटी है कि सबसे पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। मुझे यानी मेरी पर्सनल अगर आप राय माने तो अगले 2 से 3 साल में रियल एस्टेट में एक बहुत अच्छा बूम आपको नजर आएगा। उसका बेसिक रीजन यही है कि पिछले 5 से 6 साल में इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई थी और अब ये साइकिल पूरी तरह से उफान पर है। तो मैं ब्रेक लूं उससे पहले काबरा जी आपका भी कमेंट चाहूंगा रेट्स के ऊपर, क्योंकि जैसे आप वायर ही बनाते हैं मेजॉरिटी में, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन कमोडिटीज या मेटल के दाम बढ़ने के कारण वहां पर भी हमने देखा कि एक जंप आया, तो वो फिर इंपैक्ट तो आएगा ही। भाव को लेकर आपका कुछ कहना हो? नहीं, भाव तो देखिए सब चीजों के बढ़े हैं और टोटल बढ़े हैं, लेकिन जैसे रियल एस्टेट की कॉस्ट देखें तो मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है 300-350 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट बढ़ी है सबकी इनकी। चाहे सीमेंट के भाव ले लें कि हमारे केबल के भाव ले लें, स्टील के भाव ले लें, लेकिन आप जो सेलिंग प्राइस के अगर देखते हैं वो परसेंटेज देखेंगे तो वो एवरेज इंडिया का भाव जो 4,500 का भी पकड़ते हैं हम लोग कंजर्वेटिव, कि गाँव में 2,500-3,000 का होगा या 5,000 का भाव पकड़ते हैं, तो एक 5 से 6% का ये प्राइस इंक्रीज है। लेकिन डेवलपर भी अगर क्वांटिटी बढ़ा लेता है, समझो फॉर एग्जाम्पल से प्रदीप जी अगर समझो साल में 1000 फ्लैट बनाते हैं, उसके बदले अगर 1500 फ्लैट बनाते हैं तो उनकी बाकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो बिल्डर विल हैव टू इंक्रीज देयर वॉल्यूम। ये जो कॉस्ट को थोड़ा सेट करने के लिए थोड़ी बहुत कॉस्ट तो बढ़ेगी, वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड भी है इस बात को लेकर, क्योंकि आप देखेंगे तो इंक्रीमेंट भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो सबसे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। जी चलिए, तो यहाँ कुल मिलाकर अगर कॉस्ट फैक्टर है भी तो वो उतना रहेगा जो आपकी जेब को पोसाएगा, समाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि रातों रात प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो जाए कि आप खरीदने का प्लान बना रहे थे और वो आउट ऑफ बजट हो जाए। थोड़ा बहुत है यहाँ पर मार्जिनल, लेकिन उसको डेवलपर और बाकी तमाम चीजें मिलकर संभाल लेंगे। आपके लिए घर खरीदने का रास्ता तब भी खुला रहेगा। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बजट आने वाला है, तो इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से, क्या उम्मीदें हैं। जीएसटी हालांकि बजट का पार्ट नहीं होता, लेकिन उसको लेकर काफी सारी उम्मीदें, शिकायतें सब रहती हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, वो क्या है उस पर भी बातचीत करेंगे। और एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बातें रियल एस्टेट सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु का स्पेशल एडिशन और प्रदीप अग्रवाल साहब, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, श्री गोपाल काबरा साहब एमडी आरआर ग्लोबल हमारे साथ बने हुए हैं। आप बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रदीप साहब, अब बजट आने वाला है, इंडस्ट्री की हर बार काफी उम्मीदें रहती है बजट से। इस बार आपकी क्या डिमांड रहेगी वित्त मंत्री से? देखिए, बड़ी सिंपल सी डिमांड है कि आज जब आप 2030 तक हर परिवार को एक घर देना चाहते हैं तो ऐसे में जो गवर्नमेंट का रोल है वो बहुत अहम हो जाता है, और खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, क्योंकि यहां पर मार्जिन जो है वो बहुत थिन है। तो ऐसे में एक जो जीएसटी का एक कंपोनेंट है वो बहुत बड़ा है। लाइक अगर आप बात करें तो स्टील, सीमेंट
के ऊपर एक बहुत बड़ी जीएसटी हम पे कर रहे हैं। अगर सीमेंट की बात करें, लगभग 28% की जीएसटी हम उसके ऊपर पे कर रहे हैं, और स्टील लगभग 18% की जीएसटी हम उस पर दे रहे हैं, और भी जो अदर कंपोनेंट्स हैं उसमें 12 से 15% की जीएसटी हमारी लगती है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि इस अफोर्डेबल हाउसिंग का जो ये टेम्परामेंट इस वक्त चला है, इसको अगर आगे जारी रखना है तो कुछ ऐसे रिलैक्सेशन इस बजट में आने चाहिए कि जो डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग को बना रहे हैं उन लोगों को इस जीएसटी में रियायत देनी चाहिए, या जैसा कि आप जानते हैं कि जो इनपुट क्रेडिट टैक्स है उसे खत्म कर दिया गया है, तो उस व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहिए, जिससे जो प्राइस हैं वो ज्यादा हाई ना हो सके। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि एक कॉमन मैन के लिए ये घर बनते हैं, तो उनकी जेबों पर ज्यादा असर ना पड़े, उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि जो जीएसटी है उसके ऊपर उसको जो कम से कम 50% तक डाउन करना बहुत जरूरी है। एक दूसरा और इसमें मेरा सबमिशन होगा, जो स्टैंप ड्यूटी है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर। तो अगर कोई भी ऐसी घोषणा हमारी वित्त मंत्री जी की तरफ से आती है जिसके अंदर जो स्टैंप ड्यूटी है उसको कम किया जाता है ऑल ओवर इंडिया, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। और क्योंकि ये फहरिस्त बहुत लंबी है, तो इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा कि जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग पर घर बना रहे हैं, जो लोग जो डेवलपर्स घर बना रहे हैं, वो जो उसके अंदर जमीन खरीद रहे हैं, उस जमीन के ऊपर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी को भी माफ किया जाना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा घर बनाए जा सके। चलिए, तो ये है डेवलपमेंट फ्रेटर्निटी से मांग वित्त मंत्री के लिए। गोपाल साहब, क्या आपकी भी जीएसटी से जुड़ी, क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे थे आपने भी जीएसटी का जिक्र किया था, हालांकि जीएसटी मूल रूप से बजट का विषय नहीं होता है, लेकिन बाद में जीएसटी काउंसिल वित्त मंत्री जी बैठते हैं और तमाम दूसरे राज्यों के वित्त मंत्री साथ आते हैं और वहीं पर बड़े फैसले होते हैं। इससे रिलेटेड आप क्या कहेंगे? देखिए, जीएसटी इनपुट क्रेडिट को वापस चालू करना चाहिए। पूरी दुनिया में पहली बात तो लॉजिकली ये सही नहीं है कि आप ये जीएसटी की पूरी चेन को ब्रेक कर रहे हैं। तो जीएसटी इनपुट क्रेडिट होने से सरकार को भी फायदा होगा, बिल्डर भी और कल्चर होगा, और ये जो वापस नहीं तो बिना काम लोग एक गलत रास्ते पे, उस दिन भी हम जब जम्मू में थे, मेरठ में ये बात चली थी, उन्होंने मंत्री से बात अपील की थी कि हम वो वापस गलत रास्ते पे जाना नहीं चाहते। बड़ी मुश्किल से रियल एस्टेट में कैश का काम मैं कहूंगा तो नहीं के बराबर रह गया है, जो धीरे धीरे पहले जो मात्रा में था। लेकिन जीएसटी इनपुट क्रेडिट होने से मोर लीगलाइज, मोर सिस्टम होगा, इसमें सरकार की भी रेवेन्यू बढ़ेगी और बिल्डर को भी काम सही हो जाएगा। सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी तो सरकार ये पीएमआई जो प्रधानमंत्री आवास योजना में और पैसा लगा पाएगी। तो मेरे को लगता है कि जीएसटी इनपुट क्रेडिट होना चाहिए। दूसरा, बजट से जो सबसे बड़ी उम्मीद जो वाकई में जो बजट का एक विषय है कि जो इनकम टैक्स में छूट मिलती है ब्याज पे, उसको कैसे और कम किया जाए वो देखना चाहिए। दूसरा, जो रेंट की इनकम पे 30% छूट है, उसको अगर थोड़ा 50% करें तो मेरे को लगता है कि और थोड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें रियल एस्टेट में आ सकता है, ताकि रियल एस्टेट को बढ़ोतरी मिलेगी। जी हाँ, घर खरीदारों के लिए और थोड़ी आसानी होगी कि वो अपने थोड़े से बजट को और बेहतर कर पाए और एक अच्छा घर अपने लिए खरीद पाए। चलिए, एट लास्ट जो एक बड़ा सवाल हम हमेशा पूछते हैं अपने मेहमानों से, वो फटाफट लेते हैं। प्रदीप साहब, आप क्या कहेंगे? घर खरीदने के लिए 2021 में लोगों ने पाया बहुत अच्छा वक्त था, बहुत सारे घर बिके। क्या ये वक्त भी घर खरीदारी के लिए एक अपॉर्चुन टाइम है? जो लोग अभी तक नहीं खरीद पाए लेकिन मन में विचार है, वो निकले और घर खरीदें? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं 100%। अगर अभी तक उन्होंने अपने घर के लिए प्लान नहीं किया है तो ये ट्रेन छूटे इससे पहले ज्यादा जरूरी है इस ट्रेन में बैठिए, क्योंकि आप 2021 में रेट थे, शायद 2022 में उससे ज्यादा रेट हैं, 2023 और 24 में उससे भी ज्यादा रेट आपको मिलने वाले हैं। तो आपका जो भी एक पोर्टफोलियो है उसमें से घर के अंदर इन्वेस्ट करने का एक पर्टिकुलर अमाउंट जरूर रखें, क्योंकि इससे बेहतर मौका शायद मुझे नहीं लगता फिर से दोबारा आने वाला है। काबरा जी, आप क्या कहेंगे? सर, नहीं, डेफिनेटली घर लेना ही चाहिए। मेरा तो हमेशा से मानना है कि जिस व्यक्ति का जीवन में खुद का घर होता है, उसके जीवन में उसको एक मानसिक शांति और परिवार के अंदर एक बहुत बड़ा कह रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। एक तो कंफर्ट तो होता ही होता है कि मेरे पास खुद का घर है रहने के लिए, लेकिन जो मानसिक सपोर्ट मिलता है ना आदमी को कि भाई चलो जीवन में मेरा एक घर है, ये एक होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा तो हमेशा रिक्वेस्ट है कि आदमी ने घर अपनी ताकत से थोड़ा बड़ा ही लेना चाहिए, ताकि इसको दो फायदे हैं।
रहने का आनंद भी लो, एक अपनी सिक्योरिटी भी करो, और एक बहुत बड़ा एक आसरा होता है जीवन में। जैसे लोग पहले के जमाने में कहते थे ना, 25% जमीन में, 25% सोने में, 25% ऐसे 4 टुकड़ों में डिवाइड करके रखे थे। तो वापस ये टाइम आ गया है कि कहीं भी रियल एस्टेट से या जमीन से या कमर्शियल प्रॉपर्टी जो भी लेते हैं, इससे बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट दुनिया में कभी हो नहीं सकता, क्योंकि न तो चोरी हो सकती है और न इसका कुछ खराब हो सकता है। इसलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल सजेशंस टू ऑल इंडियंस कि आप अपना खुद का घर लें, घर को अच्छे से बनाएं और घर में अच्छे से रहें। क्या बात है। चलिए, और ये वक्त भी जो है वो एक ऐसा वक्त है जहां पर सारे के सारे फैक्टर्स हैं वो आपके। जी प्रदीप जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें। मेरा कंसर्न है कि जो भी आपके माध्यम से आपके व्यूअर देख रहे हैं, एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जो डेवलपर है उसका चुनाव जी बहुत ध्यान से करें, क्योंकि आज जब आपकी हार्ड एंड मनी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, तो अपने जो डेवलपर है उसका चुनाव बहुत ध्यान से। बिल्कुल, ये एक पॉइंट छूट गया था, आ गया प्रदीप जी के श्रीमुख से कि आप, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब बहुत बढ़िया ऑफर्स आपके लिए बाजार में हैं, जो रेडी टू मूव इन मिल पा रहे हैं उनके लिए तो घर तुरंत आ जाता है, लेकिन जहां पर आपको 2-3 साल का इंतजार करना है तो डेफिनेटली आप एक बेहतरीन डेवलपर को, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले डेवलपर को चुने, ताकि 2-3 साल बाद जब भी आपको वो डिलीवरी टाइम है वो घर जरूर मिल जाए। सिर्फ ऐसा ना हो कि रेट और ऑफर तो अच्छे मिले लेकिन घर के लिए लंबा इंतजार हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट, जरूर धन्यवाद आपका ऐड करने के लिए। और जैसा हमारे दोनों ही मेहमान, जी सर बोले। इसके लिए कहूंगा जो हमारे आर कामिल की पंचलाइन है ना, अकलमंद बनो सही चुनो। बिल्कुल बिल्कुल, अकलमंद बनो और सही चुनो, यानी सही चीजों का चुनाव आपको करना है जरूर। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, आपने वक्त निकाला और आज अपनी राय यहां पर रखी। नो डाउट इस समय घर खरीदने का एक बढ़िया मौका है और ये 2021 का मोमेंटम हमें 2022 में भी दिखाई देगा। आने वाले वक्त में और किस तरह के हालात बनते हैं, सरकार की तरफ से क्या पॉलिसीज आती है, बजट में कैसे अनाउंसमेंट होते हैं, उससे काफी कुछ निर्भर करेगा आगे की क्या तस्वीरें। लेकिन उम्मीद यही कि सबके घर का सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रॉपर्टी गुरु के आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ और बढ़िया बातें करेंगे। और हां, आपके सवाल जवाब तो हमारे शो का हिस्सा रहते ही हैं, एक बार फिर उन पर लौटेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, नमस्कार।